आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों में नेक्स्ट पार्ट की। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे मूल अधिकारों का, और इस पार्ट में हम बात करेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन और राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सारे अधिकारों की हम बात करने वाले हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि मूल अधिकारों का एक इंट्रोडक्शन किया था कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार और कर्तव्य में अंतर क्या होते हैं, और मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है, कौन से देश में इसकी शुरुआत हुई थी, किस देश ने संविधान में इसको लागू किया, शुरुआत में कितने थे, अब कितने हैं, कौन सा हटाया, कब हटाया। और उसके बाद में हमने बात की थी कि जो मूल अधिकार है शुरुआत में 7 थे, अब 6 है, और इन 6 मूल अधिकारों के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18। उसके बाद में हमने बात की थी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी भी स्तर पर मनुष्य का शोषण न हो, यानी कि शोषण से मुक्ति एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। एक्सप्लॉयटेशन जो शब्द है उसका मतलब होता है किसी का शोषण करना, किसी की इच्छा के खिलाफ कोई कार्य करवाना, कम पैसा देकर ज्यादा काम करवाना ही शोषण है। व्यक्ति की इच्छा के विपरीत जाकर कार्य करवाना शोषण कहलाता है। तो ये सारी चीजें शोषण के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, इन सब के ऊपर रोक। इंग्लिश में कहें तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि मनुष्यों का व्यापार करना, मनुष्यों को बेचना और खरीदना, ये एक प्रकार का शोषण है। इसके अलावा ये कह रहा है कि फोर्स लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम, बेगार प्रथा, दास प्रथा, दीज आर पार्ट्स ऑफ फोर्स लेबर। ये सभी किसका हिस्सा है? ये बलात्श्रम का हिस्सा है। किसी से जबरदस्ती श्रम करवाई जाती है और किसी को, पुरुष महिला बच्चों को बेचा जाता है, ये सब उनका एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। लेकिन एक चीज आपको यहां क्लियर होना जरूरी है कि कुछ परिस्थितियों में सरकार फोर्स लेबर अध्यारोपित कर सकती है। कुछ परिस्थितियों में सरकार जबरदस्ती श्रम करने के लिए बाध्य कर सकती है। बट एनी सर्विस कैन बी मेड कंपल्सरी फॉर पब्लिक पर्पज। अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक पर्पज से जरूरी है तो वहां पर हमें देश के और समाज के और लोगों के हित में काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मान लो कि सरकार ने वैकेंसी निकाली कि हमें इतने पदों पर ये अधिकारी चाहिए, ये कर्मचारी चाहिए, और जिनकी क्वालिफिकेशन ये है, और किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में सरकार हमें बाध्य कर सकती है कि आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करें। पब्लिक पर्पज से गवर्नमेंट ज्वाइन करवाया जा रहा है आपको, ये कह रहे हैं ना कि पब्लिक पर्पज, समाज के हित में सरकार हमें सरकारी नौकरी के लिए बाध्य कर सकती है। उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हमारे साथ फोर्स लेबर हो रहा है, जबरदस्ती श्रम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती हमें जो है सरकारी नौकरी में लिया जा रहा है, तो उसको फोर्स लेबर नहीं माना जा सकता, और वहां पर ये इसका अपवाद हो जाता है। जेलों में काम करने वाले कैदी, उनको प्रतिदिन वहां पर काम करना पड़ता है, तो क्या वहां पैसा मिलता है? जी हां, वहां पर उनको प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना दिया जाता है। अगर प्रतिदिन के हिसाब से उनको काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा तो उनके मूल अधिकार अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा।
वोलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कैदियों को भी काम के बदले वेतन दिया जाता है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर कहे तो बाल श्रम, और बाल श्रम, बाल का मतलब है बालक, श्रम यानी कि लेबर, बालक से श्रम करवाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम में आयु है 14 वर्ष या उससे कम। अगर 14 साल या उससे कम आयु के बालकों को होटलों में, घरेलू नौकर के रूप में, कारखानों में, खदानों में, फैक्ट्रियों वगैरह में जहां भी उनसे काम करवाया जा रहा है, वो सब क्या होगा? वो बाल श्रम का हिस्सा होगा। लेकिन यहां कुछ अपवाद है, उनको हम यहां पर बताएंगे कि ये बाल श्रम में शामिल नहीं है। जैसे पुश्तैनी कार्य, कोई पुश्तैनी काम कर रहा है और बालक की उम्र जो है 14 साल या उससे कम है, तो बाल श्रम में शामिल नहीं होगा। जैसे ये बच्चा जो है गाने गा रहा है और गाने गा रहा है और गाने के बदले पैसा ले रहा है, तो एक्सेप्शन है ये कह रहा है एनसेंट्रल, एनसेस्ट्रल। देखो एनसेस्ट्रल का मतलब होता है पुश्तैनी काम। एनसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? पुश्तैनी काम। और पुश्तैनी काम का मतलब क्या होता है? जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। गाने बजाने करने वाली जो जातियां हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी डांस करते हैं, गाना गाते हैं और उनको पैसा मिलता है, तो वो बाल श्रम में शामिल नहीं होगा। फिल्मों में काम करने वाले बाल कलाकार बाल श्रम नहीं है। गाड़ियां, लोहारों के बच्चे बर्तन बनाते हैं, बाल श्रम में नहीं है। मूर्तियां बनाने वाली जातियां मूर्तियां बनाती है, बाल श्रम नहीं है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जातियां, कुम्हार घड़े मटकियां बनाते हैं, वहां छोटा बच्चा भी जो है बना रहा है, तो बाल श्रम नहीं है। बाल काटने वाला बार्बर, छोटा बच्चा बाल काट रहा है, तो बाल श्रम नहीं है। एक बार एक स्टूडेंट बोला, गुरुजी बे खेत में काम करावे बाल का हूं, वो बाल श्रम है के? तो मैंने कहा कि खेत में जो काम करवाया जा रहा है वो खेत किसका है? सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा, खेत बालक के खुद का है, घर का खेत है, या कोई पड़ोसी खेत में वो पैसे के बदले काम कर रहा है। अगर किसी के यहां पैसे के बदले बालक काम कर रहा है, तो फिर वो बाल श्रम होगा। अपने खेत में काम कर रहा है तो वो अपना खुद का काम है। देखो, अपने घर में कोई बच्चा झाड़ू पोछे लगा रहा है तो बाल श्रम नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में झाड़ू पोछे लगा रहा है पैसे के बदले, तो बाल श्रम है। अपने घर में बच्चा बर्तन साफ कर रहा है, टेबल साफ कर रहा है, तो बाल श्रम नहीं है। लेकिन यही काम अगर किसी होटल और रेस्टोरेंट में जाकर करे तो बाल श्रम है, क्योंकि वहां पर उससे श्रम के बदले पैसा दिया जा रहा है। तो घर में, अपने घर में, अपने खेत में पार्ट टाइम बच्चा काम कर सकता है, जो बाल श्रम का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बाल श्रम को समझना है। और बाल श्रम चाइल्ड लेबर अनुच्छेद 24 का पार्ट है, जिसमें उम्र है 14 साल या उससे कम। उसके बाद में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन का मतलब होता है धर्म। धर्म यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म क्या है? धर्म शब्द का मतलब होता है धारण करना। कुछ नियम और कर्तव्यों को धारण करने वाले अलग अलग प्रकार के हमारे यहां पर धर्म है। भारत में कितने धर्म हैं? भारत में 5 धर्म है। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी। सिख, बौद्ध, जैन कहां गए? वो हिंदू के अंदर है। हिंदू देखो मोटा है ना, हिंदू।
इसके अंदर सिख है, बौद्ध है, जैन है। तो हिंदू, ईसाई, हिंदू मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये 5 धर्म है भारत में। बाकी जो है वो संप्रदाय है, वो कुछ हिंदुओं के संप्रदाय है, तो छोटे छोटे संप्रदाय भी शामिल, दादू संप्रदाय, दादू पंथ, कबीर पंथ, जैन पंथ, सिख पंथ, ये सब उसके अंतर्गत आता है हिंदू में। तो मैं आपसे पूछूं हिंदू कौन, हु इज हिंदू? आपको कोई बच्चा मिल जाए, छोटा बच्चा, नवजात शिशु कहीं मिल जाए, और उसके माता पिता कौन है कोई पता नहीं है, और उसको आप घर लेकर आ गए, बताओ उसका धर्म क्या है? अब आप क्या कहोगे कि धर्म उसका कोई मुसलमान लेकर आए तो मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू लेकर आए तो हिंदू हो जाएगा, ईसाई लेकर गया तो ईसाई हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। अगर ऐसा बच्चा किसी को मिल जाए जिसके माता पिता, पूर्वज, आस पड़ोस, किसी रिश्तेदार का कोई पता नहीं है, तो बच्चा हिंदू है। बच्चा क्या है? हिंदू है। तो हिंदू कौन होता है? जो मुस्लिम नहीं, जो ईसाई नहीं, जो पारसी नहीं, जो यहूदी नहीं, वो सब क्या इस देश में हिंदू है। दोबारा सुने, जो मुस्लिम नहीं, जो ईसाई नहीं, जो पारसी नहीं, जो यहूदी नहीं, वो सब क्या है इस देश में हिंदू है। तो हिंदू संहिता, हिंदू कोड के अकॉर्डिंग हिंदू की परिभाषा यही है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। प्रोफेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, मानना, पूजा पाठ करना, धर्म में आस्था रखना, ये सब प्रोफेशन का पार्ट है। तो अनुच्छेद 25 ये कह रहा है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, और प्रोफेशन का मतलब होता है उसका आचरण करना। जैसे सिखों को गले में कटार धारण करने का जो अधिकार है, ये क्या? ये आचरण है, ये प्रोफेशन है। तो प्रचार करना, मंदिर में लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करना, मस्जिद में अजान पढ़ना लाउड स्पीकर से, ये क्या है? प्रचार करने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 ये प्रत्येक रिलीजन को अपने रिलीजन का प्रचार करने का और उसके मानने का अंतःकरण यानी कि कॉन्शियस के साथ मानने का अधिकार देता है। सिख हैव द राइट टू वियर स्वॉर्ड, वियर टू स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है कृपाण, नाम तो सुना ही होगा, कृपाण, गले में जो कटार डाली जाती है। सिखों को कृपाण धारण करने का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में, स्वॉर्ड। उसके बाद में आर्टिकल आता है 26। आर्टिकल कौन सा है? 26, जो कह रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, मैनेज यानी कि धर्म को मैनेज करना, धार्मिक संस्थाएं बनाना, प्रबंधन करने का मतलब है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह बनाना और उसका ट्रस्ट बनाना और उसकी पूजा पाठ करना, और ये सब जो है धार्मिक प्रबंधन कहलाता है। सब्जेक्ट टू बी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी कि आप लोक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और मोरालिटी, नैतिकता को बनाए रखते हुए आप अपने धर्म को मैनेज करें। सिखों के उस जुलूस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें वो नंगे बदन, नंगी तलवारों के साथ, एक घोष के साथ एक जुलूस निकालते हैं। तो इसके ऊपर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि उसमें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इन सब के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा था। मान लो कि कोई तलवार, नंगी तलवार लेकर जो है घोष करते हुए निकल रहा है, अजीब सा जो है घोष करते हुए, तो क्या लगेगा? बच्चे डरकर छिप जाएंगे घर के अंदर। तो ये हेल्थ का विषय है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी लोगों की। आप धर्म का प्रचार इस प्रकार से करें कि लोगों को अच्छा लगे।
लोगों की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लोक व्यवस्था अगर जीवन प्रभावित हो रहा है तो काय का धर्म? जीवन में सुकून मिलना चाहिए। अभी ये चर्चा में चल रहा है कि मंदिरों में लाउड स्पीकर, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। आप प्रचार कर रहे हो या लोगों का जीवन प्रभावित कर रहे हो? लोगों का जीवन और चैन छीन रहे हो या धर्म का प्रचार कर रहे हो? इतना जोर जोर से वॉल्यूम करके आप बजा रहे हो तो लोगों की नींद खराब होती है, इन्वायरमेंट खराब होता है, लोगों के कान खराब हो सकते हैं जो आसपास रहते हैं। तो इसलिए यहां पर यह कह रहा है कि पब्लिक ऑर्डर प्रभावित नहीं होना चाहिए आपके धर्म के मानने से, प्रबंधन से। लोगों की मोरालिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप धर्म में अच्छी चीजों को दिखाएं। हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। अब आता है आर्टिकल 27 कह रहा है कि फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अपने किसी विशिष्ट धर्म को प्रमोट करने के लिए आप चंदा ले सकते हो, दान प्राप्त कर सकते हो, और किसी से जबरदस्ती चंदा लेना प्रतिबंधित है। और आपका पूरा दान इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, यानी कि सरकार को कुछ भी हिस्सा देने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट आप पैसा अपने ट्रस्ट में लगाएं, खर्च करें, अपने धर्म को बढ़ावा दें। देखो, किसी भी धर्म के ऊपर, धर्म में आने वाली, मंदिर में आने वाला जो चढ़ावा और दान जो होता है वो टैक्स फ्री है। लेकिन किसी भी धर्म के ऊपर शुल्क लगाया जा सकता है। एक होता है शुल्क, एक होता है टैक्स। दोनों में अंतर करना हो तो आप कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। एक होता है टैक्स और एक होता है ड्यूटी। ड्यूटी को फीस भी कहते हैं कई जगह। ये दोनों गवर्नमेंट लेती है, और इन दोनों में डिफरेंस की देखें तो टैक्स तो सबके ऊपर कंपलसरी होता है, जो कलेक्शन के बाद में सभी पूरे देश के ऊपर समान रूप से बजट के माध्यम से खर्च किया जाता है। लेकिन ड्यूटी और जो फीस होती है वो जिससे लिया है उसी के ऊपर खर्च किया जाता है। ये धर्म के ऊपर भी लगती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक यात्री को 200 रुपए का टिकट कटाना पड़ता है, शुल्क। ये काहे की? आप जब आगे जाओगे तो आपको रास्ते में मेडिकल रिलीफ की सुविधा मिलेगी, रास्ते में आपको इस प्रकार से पानी की सुविधा, घायल हो गए तो डॉक्टर की सुविधा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसलिए सरकार ड्यूटी या फीस लगाती है। अच्छा, आपने फॉर्म भरा एग्जाम का फॉर्म भरा और 500 रुपए आपने जमा कराया, वो आपने टैक्स जमा कराया या फीस जमा कराई? तो आप कहोगे फीस जमा कराई। तो फीस का मतलब है कि वो आपके ऊपर ही खर्च किया जाएगा। आपको उसके बदले पेपर मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, स्कूल, वहां पंखा चलेगा, लाइट जलेगी, वहां स्टाफ आएगा, वहां पानी की सुविधा होगी, स्टाफ होगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए मैनेज की जाएगी उन पैसों से। तो आपसे लिया है और आपके ऊपर खर्च हो रहा है, उसे हम कहते हैं फीस या ड्यूटी, शुल्क। तो किसी भी धर्म में टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ड्यूटी या फीस लग सकती है। अब आता है अनुच्छेद 28, आर्टिकल 28, जो धार्मिक शिक्षा की बात करता है। यह कह रहा है फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस एजुकेशन या वर्शिप, यानी कि रिलीजियस एजुकेशन की बात की जा रही है। धर्म की शिक्षा ले सकते हो, धर्म की शिक्षा दे सकते हो, लेकिन कंडीशन यह है कि धार्मिक शिक्षा लेने और देने के लिए जरूरी है कि उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जिसको भी रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है उसकी कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 18 साल। 18 साल से कम उम्र के किसी बालक को अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो माता पिता या गार्जियन की परमिशन लेना अनिवार्य है। विदाउट गार्जियन की परमिशन के किसी बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, क्या स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? ऐसे स्कूल जो पब्लिक पर्पज से बनी है, जो सरकार के द्वारा जारी सिलेबस पढ़ा रही है या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वहां धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो।
धार्मिक शिक्षा के लिए अलग जो है स्कूलें और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। चलिए, उसके बाद में हम बात करेंगे पांचवा अधिकार, जो कहता है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 to 30। दो अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं। हमारे देश में 5 प्रकार की माइनॉरिटी है, 6 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, उनकी हम बात करेंगे। यहां पर आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। अब भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। एक तो बुद्धिज्म हो गया, बौद्ध, और एक सिख हो गया, सिख, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन और पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तो 6 प्रकार के भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है, और इन अल्पसंख्यक को माइनॉरिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। और इन माइनॉरिटीज को सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है कानून बनाकर, और अगर मान्यता मिल गई तो उनको अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत वो सारी सुविधाएं मिल जाती है सरकार की तरफ से, कि सरकार आपको सहायता करेगी, आप अपने धर्म में, अपनी लिपि में, अपनी संस्कृति में किताबें छपवाएं, स्कूलें बनवाएं और उसका प्रचार करें। उसके बाद में आर्टिकल 30, ये भी माइनॉरिटीज का आर्टिकल है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन्हीं माइनॉरिटीज को आर्टिकल 29 में हमने जो बात की थी, 29 तो ये कह रहा था कि आप अपने धर्म में, आप अपने धर्म के हितों की रक्षा करवा सकते हो, यानी कि सबको, सरकार को ये चाहिए कि उनके हितों की रक्षा करें। और 30 कह रहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, वो अपने हिसाब से स्कूलें और इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल कौन सा है? 32, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, उपचार का मतलब होता है इलाज। जहां चोट लगती है, जहां चोट लगती है तो इलाज के लिए हम कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। इलाज के लिए कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। तो अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों का हॉस्पिटल है, अस्पताल है, जहां पर इलाज होता है। यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। भारत में 2 अदालतें हैं जो मूल अधिकारों की रक्षा करती है, एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है हाई कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय वो राज्यों में काम करता है और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए। तो यहां पर आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा तक कहा है। तो अनुच्छेद 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, स्पेसिफिकली the right to move the Supreme Court, right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights। अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 उसको सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार उपलब्ध करवाता है। According to Supreme Court, Article 32 is बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 संविधान का मूल ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले 1973 में निर्णय दिया, जिसके अंतर्गत संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, और उसमें सरकार को, संसद को, विधायिका को यह हिदायत दी गई कि आप संविधान में कुछ भी संशोधन करें, लेकिन संविधान की मूल भावना में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। मूल भावना का मतलब होता है संविधान का वो पिलर, संविधान के वो पिलर जिसके ऊपर संविधान खड़ा है, उसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर।
अगर किसी बिल्डिंग के पिलर को हटा लिया तो बिल्डिंग गिर जाएगी नीचे। इसी प्रकार से संविधान के पिलर को हटा लिया तो संविधान भी तो गिर सकता है। तो अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का यह भी पिलर है। संविधान के पिलर बहुत सारे हैं। लोकतंत्र संविधान का पिलर है। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसदीय व्यवस्था, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल नागरिकता, एकल संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी की सारी इस संविधान का मूल ढांचा है जिसमें सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। सरकार मतलब संसद, पार्लियामेंट। अब यहां अंबेडकर जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर से जब संविधान बनने के बाद में मीडिया के द्वारा पूछा गया कि आपके हिसाब से इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, तो अंबेडकर ने कहा कि मेरे हिसाब से आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? इन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अंबेडकर। देखो, जब आत्मा की बात करते हैं ना, तो भारत के संविधान में 2 आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं हैं? 2 आत्मा। एक्चुअली हम कहते हैं आत्मा एक ही होती है। हमारे शरीर में आत्मा एक ही है, लेकिन संविधान में आत्मा 2 है। एक संविधान की प्रस्तावना आत्मा है और एक अनुच्छेद 32 भी आत्मा है। किसने कहा था? संविधान सभा में एक सदस्य थे जिनका नाम आता है ठाकुरदास भार्गव, और एक सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा बताया है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको संविधान की आत्मा कहा है। और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो एक्चुअल में आत्मा कौन सी है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, और ऑप्शन आपके पास दोनों हो, अनुच्छेद 32 और प्रस्तावना, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप प्रस्तावना को आत्मा माने, क्योंकि जनरली आप पढ़ते हो प्रस्तावना को तो आपको उसके अंदर संविधान की मूल भावना नजर आती है। संविधान के अंदर जितनी बातें लिखी है वो प्रस्तावना के शब्दों के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहें तो ज्यादा सही रहेगा। और अगर ये पूछें कि अंबेडकर ने आत्मा किसको कहा है, तो 32 को। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अंबेडकर, व्हाट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम कहेंगे आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आर्टिकल 32 कुछ अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी ये अधिकार देता है कि आप मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे। देखो, ओनली द सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहा है कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 have the right to issue writs and protect fundamental rights. Subordinate courts do not have the right to do so. ऐसा अधिकार, right to do so, ऐसा करने का अधिकार अधीनस्थ अदालतों के पास नहीं है। क्या करने का अधिकार? मूल अधिकारों की रक्षा। तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे 2 अदालतें। कौन कौन सी? एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार मिला है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को। और ये अदालतें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जारी करती है। रिट जिसको हम कहते हैं लेख, ये 5 प्रकार के लेख हैं।
और इनके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। नागरिक के अधिकारों की क्या की जाती है? रक्षा। तो हेबियस कॉर्पस या आप कह सकते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम तो सुना ही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब क्या है? जिसको बंद कर लिया गया है। नहीं, बंदी का मतलब बंदी महिला, बंदा पुरुष। बंदी महिला होती है और बंदा पुरुष होता है, मुझे तो यही लगता है बंदिश। नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको गलत लग रहा है। बंदी का मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए। बंदी का मतलब किसी को बंद कर लिया गया हो, गैर कानूनी रूप से किसी को बंदी बना लिया गया हो, या पुलिस ने हिरासत में लिया और 24 घंटे से ज्यादा हो गया तो बंदी है। व्यक्ति अचानक गायब हो गया तो कहीं ना कहीं बंदी है। जेल में सजा काट ली फिर भी जेल में है तो बंदी है। ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए न्यायपालिका एक आदेश जारी करती है। उस आदेश का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आदेश का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। देखो, ये जो इंग्लिश वाले वर्ड है ना, ये शुद्ध लैटिन भाषा के हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन दवा कड़वी है, स्वास्थ्यवर्धक है। इनको एग्जाम में देवनागरी में लिखकर पूछते हैं, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? तो हेबियस कॉर्पस बोल दो या बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में बोल दो, बोथ आर सेम। हेबियस कॉर्पस वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है कि व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना। व्यक्ति के शरीर को कहां प्रस्तुत करना? अदालत में, जिसको बंदी बनाया गया। आपने राजस्थान में भंवरी देवी हत्याकांड सुना होगा। हाँ, सुना है। तो भंवरी देवी हत्याकांड के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस को यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की थी और आदेश दिया कि भंवरी देवी को यहां प्रस्तुत किया जाए। फिर बाद में पता लगा कि भंवरी देवी इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो रिट है, ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, कोई व्यक्ति बंदी बना लिया जाता है, किसी को किडनैप कर लिया कहीं, या थाने में रख लिया 24 घंटे से ज्यादा किसी को बिना किसी वजह के, या जेल में बैठा है बेचारा, सजा पूरी हो गई या निर्दोष है, तो उन लोगों को बचाने के लिए है ये। वहां मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना। किसको? व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत करना। मेंडामस, मेंडामस जो रिट है, इस मेंडामस का मतलब होता है परमादेश। क्या मतलब होता है? परमादेश। परम और आदेश दो शब्दों से मिलकर बना है परमादेश। परम का मतलब होता है बड़ा या पवित्र, आदेश यानी कि ऑर्डर। वी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहां पर मेंडामस जो शब्द है वो कहता है कि हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं? कार्यपालिका को। इसका मतलब है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को आदेश देना। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने वाले सभी कानून को लागू करती है और न्यायपालिका करवाती है। ऐसी कंडीशन में जो मेंडामस है ये प्रभावशाली भूमिका निभाता है, कार्यपालिका को हमेशा एक्टिव रखता है। तो ये न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश देती है। कार्यपालिका मतलब सरकार, मंत्री लोग, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी वगैरह वगैरह। उसके बाद में आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, आप इसको प्रोहिबिशन कह सकते हो और हिंदी में आप इसको कह सकते हो प्रतिषेध। क्या कहेंगे? प्रतिषेध। प्रतिषेध बना है निषेध से, और निषेध का मतलब होता है रोकना। किसको रोकना? निचली अदालत को रोकना। निचली अदालत को मतलब अधीनस्थ अदालतों को। मामला कोई मूल अधिकारों का है और वो निचली अदालत में चला गया, कहीं
छोटी अदालत में चला गया, ऐसी कंडीशन में छोटी अदालत को यह रोकता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। देखो, प्रतिषेध का मतलब होता है अदालत अदालत को रोकती है, बड़ी अदालत छोटी अदालत को रोकती है, उसे कहते हैं प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। उसके बाद में आता है सर्स्योरेरी। क्या आता है? सर्स्योरेरी। सर्स्योरेरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। उत का मतलब होता है ऊपर और प्रेषण का मतलब होता है ट्रांसफर, भेजना, ऊपर भेजना। ऊपर वहां नहीं, भगवान के पास, ऊपर वाली अदालत में भेजना। इसका लिटरल मीनिंग होता है कि मामले को ऊपर मंगवाना या अपने पास मंगवाना। जो मामले लंबित चलते हैं, लंबे चलते हैं, मूल अधिकारों का मामला है और लंबा चल रहा है, तो फिर काय के मूल अधिकार? मिलॉर्ड, अधिकार तो वो होता है जो टाइम पर मिल जाए, न्याय, वही न्याय है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, तो इंसाफ दिलाने वाली रिट है ये सर्स्योरेरी। हमारे पास लाइए, हम इसको निपटाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है तो। कोर्ट में बड़े पेंडिंग केस चल रहे हैं, लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, तो मूल अधिकारों का मामला पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, उसको जल्दी निपटाने के लिए उत्प्रेषण की रिट शामिल की है। उसके बाद में आता है को वारंटो। नाम तो सुना ही होगा, नहीं मैंने पहली बार सुना है। तो को वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, सॉरी, इसका मतलब होता है, हां, इसको भी को वारंटो, सॉरी, इसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं। इसको अधिकार क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा। अधिकार के नीचे छा परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से परीक्षा, हम लोग किस, कौन से, किस टाइप के पूछते हैं, आपको अधिकार बताइए, अधिकार परीक्षा। को वारंटो, किसी की क्वालिफिकेशन को चेक करना, क्वालिफिकेशन को जांचना, को वारंटो कहलाता है। तो को वारंटो या अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि सरकारी पदों पर बैठे अधिकारियों की योग्यता की जांच करना कि कोई गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है यहां पर। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य है और सरकारी पद पर आ गया तो लोगों के अधिकारों का हनन नहीं करेगा क्या? अयोग्य व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा है तो जरूर वो लोगों के अधिकारों का हनन करेगा। अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया, और रद्द इसलिए कर दिया क्योंकि वहां फर्जीवाड़ा हुआ था बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया कि ये लोग बनेंगे थानेदार, और थानेदार के पास कुछ मामलों में जुडिशियल पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है, और ऐसे लोग जो पैसा देकर भर्ती हो गए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ मामलों में न्याय करते हैं वो, तो काय का वो न्याय करेंगे, इसलिए उनको अयोग्य करार घोषित कर दिया गया। ऐसे लोगों की बाद में भी पता लगे ना कि व्यक्ति अयोग्य है, उसके पास योग्यता नहीं है इस पद के अनुकूल, और गलत तरीके से इस पद तक पहुंच गया ये, और पद है सार्वजनिक, तो ऐसे लोगों की छंटनी करने के लिए अदालत के पास एक अधिकार है जिसको कहते हैं को वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से अधिकार पूछा जाता है उसको कि आप किस अधिकार से यहां तक पहुंचे। तो ये थे 5 प्रकार की रिट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं। मैं आपको बात को क्लियर कर देता हूं कि भारत की कोई सी भी छोटी अदालत, जिला अदालत, मुंसिफ अदालत, लोक अदालत के पास मूल अधिकारों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।
मूल अधिकारों पर दो अदालतें अधिकारों की सुनवाई कर सकती है, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये बातें हमने कर ली है, हेबियस कॉर्पस वगैरह, लिटरल मीनिंग टू प्रेजेंटिंग द पर्सन्स बॉडी, ये बातें हमने कर ली है, इसके बारे में डिटेल हमने पढ़ लिया है। प्रोहिबिशन, सर्च्योरेरी, को वारंटो, हाँ ये भी हमने बात कर ली है। अब आप आ जाओ आर्टिकल 33, 34 एंड 35, तीन आर्टिकल जो वर्गीकरण से बाहर थे। दो आर्टिकल हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे 12 और 13 जो क्लासिफिकेशन से बाहर थे, और तीन आर्टिकल है, लास्ट वाले तीन आर्टिकल जो क्लासिफिकेशन से बाहर है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 33 सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, अनुच्छेद 33 सुरक्षा बलों के लिए है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस बल, जांच एजेंसीज वगैरह जिनके लिए अनुशासन हाई लेवल का चाहिए, वहां पर मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो अनुशासन को तोड़ सकते हैं, उन मूल अधिकारों को वहां से हटा दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस। देखो, वर्दी पहनने के बाद हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय हाय। कभी देखा फौज को आंदोलन करते हुए? कभी देखा पुलिस को आंदोलन करते हुए? धरना प्रदर्शन कर रही है पुलिस, कभी देखा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इनको ये अधिकार नहीं है। यही बात कह रहा है अनुच्छेद 33। आपने एक बार सुना होगा बीएसएफ के एक जवान का वीडियो वायरल, बीएसएफ का वो जवान तेज बहादुर सिंह जो अपनी ड्यूटी के दौरान एक वीडियो बनाता है और फेसबुक पर अपलोड कर देता है, और उस वीडियो में वो कहता है कि देखो बीएसएफ में पैसा बहुत है, सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारी इतने करप्ट है कि जवानों का खाना तक वो छीन लेते हैं, हमारा निवाला मुंह से छीन लेते हैं। इतनी घटिया दाल बनती है, इतनी घटिया रोटी बनती है, दाल तो ऐसी जिसमें दाल नहीं केवल पानी है, और रोटी तो ऐसी सूखी हुई, ऐसी घटिया रोटी, घटिया आटा कि कुत्ता भी नहीं खाए, और कुत्ता भी इसको मुंह में डाले तो उसको थूकना पड़े। बोलो, ऐसा वीडियो बनाकर, उसके खाने का वीडियो बनाकर उसको फेसबुक पर अपलोड कर दिया, और वो पूरे देश में इतना सर्कुलेट हुआ, इतना सर्कुलेट हुआ कि शाम को 4 बजे तक तो पीएमओ तक पहुंच गया, और 3 बजे तक राष्ट्रीय चैनलों पर वो चलने लग गया। और प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को आदेश दिया, क्योंकि बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है और गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, और गृह मंत्री को आदेश दिया कि ये क्या हो रहा है जवानों के साथ, जवानों को खाना नहीं मिल रहा है। तो देखा वीडियो, सबने देखा, और गृह मंत्री ने सीधा जो है बीएसएफ के डीजीपी को फोन मिलाया कि आप जवानों के साथ ये सब क्या कर रहे हो। तो बीएसएफ ने कहा कि ये तो सब झूठा है, प्रोपेगेंडा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा वीडियो है ही नहीं। मैं आ रहा हूं कल खाना चेक करने के लिए। गृह मंत्री ने कहा, हाँ सर आप आइए, खाना चेक कीजिए। और गृह मंत्री पहुंच गए बीएसएफ के कैंप अगले ही दिन। देखो वीडियो का प्रभाव कितना बड़ा। गृह मंत्री पहुंच गए खाना चेक करने के लिए कि जवानों को खाना कैसे मिल रहा है। और उसके बाद में गृह मंत्री जब गए तो मेस एकदम ऐसे सजा हुआ था जैसे ऑफिसर मेस की तरह होता है, जवानों का मेस, और खाना तो ऐसा खाना बड़ा लाजवाब। और गृह मंत्री ने जवानों के साथ बैठकर भोजन चखा, खाना खाया, और गृह मंत्री ने कहा, इतना अच्छा खाना देते हो आप जवानों को। अधिकारियों ने कहा, नहीं सर ये तो जल्दबाजी में बना है, हम इससे भी अच्छा देते हैं। तो फिर उस जवान की प्रॉब्लम क्या थी? सर वो जवान ऐसा है, वो डिफॉल्टर है। और आपको पता होगा उस समय बीएसएफ ने उस तेज बहादुर सिंह को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, यानी कि नौकरी से घर जाओ और अपना सामान उठाओ और चलते बनो। उस जवान ने सवाल किया कि मेरी गलती क्या थी, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो, मैंने अधिकार इस्तेमाल किया अपना, मुझे गलत लगा और मैंने वो किया। भाई सोशल मीडिया पर डालना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप गलत चीज को डाल रहे हो और उसको प्रकट कर रहे हो अपनी पीड़ा को, तो ये तो हमारे अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19। तो बीएसएफ ने उसको बताया
कि आपने 19 तो पढ़ लिया लेकिन 33 नहीं पढ़ा। बेटा आपने 19 पढ़ लिया लेकिन 33 नहीं पढ़ा। 33 क्या है? 33 कह रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस, कि आर्मर्ड फोर्स का व्यक्ति इस प्रकार से जो है झंडा खड़ा नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, हमारी मांगे पूरा करो। आप यहां पर एप्लीकेशन लिखो, यहां पर शिकायत दर्ज करो। मैं यहां शिकायत दर्ज करवा करवा के थक चुका हूं, यहां कोई सुनवाई नहीं करता है, यहां आप सब लोग करप्ट हैं। और इतना दबंग वो जवान, और डटा नहीं, वो बोला लेकिन बीएसएफ ने उसको भेज दिया। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुच्छेद 33 है क्या। आप चीजों को इस प्रकार से कोरिलेट कीजिए कि कौन सी घटना किसके साथ घटी हुई है। तो आसपास जितने भी घटनाएं घटती है और सरकार और अदालतों के आदेश आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी अनुच्छेद के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप उसको उसके साथ में जोड़ दो और उसको पढ़ लो, अपना काम हो गया। तो इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, उसके बाद में आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल कौन सा है? 34, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहें तो सैन्य शासन, मिलिट्री शासन। अगर देश में मिलिट्री शासन लग जाए तो मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। मिलिट्री शासन कब लगता है? जब वर्तमान सरकार सिस्टम को चलाने में फेल हो जाए। तो मिलिट्री देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है मिलिट्री की, और वो सिस्टम को अपने हैंडओवर कर लेती है। और उस समय देश को बचाना मिलिट्री की पहली प्राथमिकता होती है। और कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का एंजॉय करे, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती। मूल अधिकार पूरे समाप्त हो जाते हैं उस समय। भारत में अभी तक मिलिट्री शासन नहीं लगा है, और मिलिट्री शासन जिन देशों में लगा है उनकी हालत पतली कर दी मिलिट्री ने, मार मार के पिछवाड़े सुझा दिए उनके। और मूल अधिकार तो क्या, गोली तक मार देती है मिलिट्री उनको। म्यांमार, पाकिस्तान में तो कई बार लग चुका है, बांग्लादेश, इधर थोड़े समय के लिए मिलिट्री शासन नेपाल में भी लगा था, श्रीलंका में भी लगा है। भारत के सभी पड़ोसी देशों में मिलिट्री शासन लगभग लग चुका है, भारत में आज तक नहीं लगा है। यही तो भारत की सुंदरता है, यही तो विविधता की एकता है कि यहां पर हर प्रकार की सरकारी मशीनरी अपने अपने क्षेत्र में अपने ईमानदारी से काम कर रही है, और पब्लिक नागरिक उन सब का सम्मान करते हैं। तो मिलिट्री शासन की हमारे यहां आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह कह रहा है कि जब कभी मिलिट्री शासन लगे तो मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है, मतलब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 35 कह रहा है पार्लियामेंट को यह पावर दी जा रही है कि अगर कोई मूल अधिकार प्रभावी रूप से लागू नहीं हो रहा है तो आप उसको और ज्यादा इफेक्टिव रूप से लागू करने के लिए उससे संबंधित लॉ बना सकते हो। हमारी पार्लियामेंट हमारे देश के हित में लॉ बनाती है, कानून बनाती है जनहित में। तो मूल अधिकार भी जनहित में है, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट बना सकती है। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स, कि मूल अधिकारों को प्रभावी रूप देने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है जिससे किसी मूल अधिकार को और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा सके। देखो, एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने शुरुआत में बात की थी कि मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो स्वतः ही लागू होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता, वो स्वतः ही लागू है। लेकिन अनुच्छेद 17 कि छुआछूत का अंत, ये स्वतः लागू नहीं हो रहा था। तो सरकार ने एक कानून बनाया SC/ST एक्ट 1989, और उसको अनुच्छेद 17 के साथ अटैच कर दिया, और 17 जाग गया, एक्टिव हो गया, इफेक्ट हो गया। तो इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसे लॉ बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो मूल अधिकारों को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। आज फंडामेंटल राइट्स की लास्ट क्लास है ये, मूल अधिकार आज पूरे हो जाएंगे। अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, कि ऐसे मूल अधिकार जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है,
केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को। यानी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत की भूमि पर सभी लोगों को मिलते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारत के जन्मजात नागरिक, जो भारत की नागरिकता ले चुके हैं या जिनका जन्म भारत की धरती पर हुआ है, उन्हीं को प्राप्त है। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं तो कुछ हमारे लिए है, और एक व्यक्ति दूसरे देश से आया हुआ है, नेपाल से आया है, भूटान से आया है, और भारत में या तो पढ़ाई करने के लिए आया है या नौकरी करने के लिए, तो कुछ अधिकार उसको भी है। तो एग्जाम में डिफरेंस करवाया जाता है कि कौन सा अधिकार नागरिकों का है, कौन सा अधिकार देश के सभी लोगों का है। देखो, आप कॉमन सेंस लगाकर भी इनको एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं कॉमन सेंस लगाना बताऊंगा आपको। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 जो कह रहा है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो भेदभाव हम पाकिस्तान वालों के साथ कर सकते हैं धर्म जाति के आधार पर, लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ नहीं करेंगे। धार्मिक आधार पर हम भेदभाव अमेरिका वालों के साथ भारत में कर सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों के साथ नहीं करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, ये 5 अधिकार है जो केवल और केवल नागरिकों के लिए। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 16, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 16 में है, और ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। क्या श्रीलंका वाला आकर यहां सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेगा? नहीं ना। सरकारी नौकरी का फॉर्म कौन भरेंगे? भारत के नागरिक भरेंगे। तो सरकारी नौकरी वाला ऐसे कॉमन सेंस आपको लगाना है, आपको आराम से चीजें याद हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अनुच्छेद 19 कह रहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, धरना, प्रदर्शन, विचार, मीडिया, राष्ट्रध्वज फहराना, संगठन बनाना, घूमना फिरना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, ये सब जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। क्या विदेशी लोग यहां आकर जो है आंदोलन करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, मोदी तेरी हाय हाय? भारत के लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने भारत की सरकार को चुना है, वोट दिया है। इसलिए अनुच्छेद 19 केवल भारत के नागरिकों। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का हमने 29 और 30 पढ़ा था, और माइनॉरिटीज जो अधिकार है ये माइनॉरिटीज भारत की होनी चाहिए, विदेशी नहीं होनी चाहिए। जैसे ईसाई है, ईसाई भारत में अल्पसंख्यक है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यहां तो बहुसंख्यक है ईसाई, तो उन लोगों को नहीं है, ये भारत के नागरिकों को। भारत का मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उसको अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान वाले मुस्लिम को यह अधिकार नहीं है, सऊदी अरेबिया वाले मुस्लिम को अधिकार नहीं है, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 30 है जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, कि भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना और संचालित करना, उनका प्रशासन करना। ये 29 और 30 जो है दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटीज, ये लिखा है ना, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। तो ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब आपसे ये पूछ रहा है बाबू कि डू यू नो, कि क्या आपको ये पता है, क्या पता है हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि संविधान का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका। दूसरा कह रहा है हु कैन चेंज और एबोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को कौन समाप्त कर सकता है या उसमें चेंज कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका। ये तो 4 ऑप्शन थे, आपको सेम ऑप्शन लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में आपको मिले। देखो अब इनके आंसर देखो।
अब इनके आंसर देख लो। पहले क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की रक्षा हमेशा न्यायपालिका करती है। अभी अभी हमने बात किया था कि रिट कौन जारी कर रहा है, अदालत जारी करती है ना, क्यों? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा कह रहा है कि पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट कैन चेंज और एबोलिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संसद ही संविधान में संशोधन करती है, संसद ही मूल अधिकारों में संशोधन या कमी कर सकती है, बढ़ा सकती है। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कैन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मूल अधिकारों के निलंबन करने की जो पावर है वो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, और मूल अधिकारों में समाप्त और चेंज करने की पावर संसद के पास है, और संरक्षण करने की पावर अदालत के पास। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब देश में आर्टिकल 352 लगता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो मूल अधिकार 2 को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। 2 कौन से? 20 और 21। ये बड़े संवेदनशील अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। मैं मार्शल लॉ, सैन्य शासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं, नेशनल इमरजेंसी की। तो 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होते हैं, और इसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 में। 359 में 358 में लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 निलंबित नहीं होंगे। ये बात है अनुच्छेद 359 में, 359 में, 8 में नहीं। 20 और 21 अनुच्छेद 359, सॉरी, हाँ क्लियर हो गया, 359। और 358 कह रहा है कि अनुच्छेद 19 जो है ना, जब बाहरी युद्ध के कारण इमरजेंसी लगेगी तो तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19, युद्ध के दौरान मीडिया वगैरह वहां पर न पहुंचे, कोई रिकॉर्डिंग न करे, कैमरा लेकर न पहुंच जाए, तो अनुच्छेद 19 बाहरी आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान निलंबित हो जाता है तुरंत प्रभाव से। और अगर आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगी है तो 19 निलंबित नहीं होगा, 19 हमेशा जिंदा रहेगा। चलिए, तो 19 के बारे में आर्टिकल, अनुच्छेद देखो 358 और अनुच्छेद 359। 358 अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, और 359 अनुच्छेद 20 व 21 की बात कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुच्छेद 358 कह रहा है कि आंतरिक अशांति के नाम पर जब इमरजेंसी लगती है तो 19 को निलंबित नहीं करना है, लेकिन बाहरी युद्ध के दौरान लगती है तो 19 को निलंबित करना है। देखो, भारत अगर युद्ध लड़ रहा है और मीडिया पहुंच जाए युद्ध के मैदान में, मीडिया तो पहुंचेगा ही, और वहीं पर जो है सेना से पूछने लग जाएगा, हाँ फिर अगला क्या कार्यक्रम है, नेक्स्ट क्या स्टेप है, कौन सी मिसाइल ला रहे हो, अगली मिसाइल कौन सी दागने वाले हो। आपको पता है मीडिया जो लाइव टेलीकास्ट करता है वो दुश्मन देश भी तो पूरा ग्लोबली होता है, वो दुश्मन भी सुनेगा, अमेरिका वाले भी सुनेंगे, तो हमारी बात लीक नहीं हो जाए, सेना की जो गोपनीयता है वो भंग नहीं हो, इसलिए मीडिया को वहां से प्रतिबंधित किया जाता है। अनुच्छेद 359 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में 20 और 21 को निलंबित न करें, ये हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि नागरिकों के जीवन से जुड़े हुए हैं ये। 21 में तो नागरिकों को जिंदा रहने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, और 20 में है उसको पक्ष रखने की आजादी, किसी के ऊपर आरोप लगा है तो उसको पक्ष रखने का अधिकार है। तो ये बातें हमने की है। तो ये आपका फिनिश हो गया, मूल अधिकार यहां पर हो गए फिनिश, कंप्लीट। और आप चाहें तो मैं कुछ मूल अधिकारों के क्वेश्चन दिखा देता हूं, टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपको कुछ डेमो क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो, विच ऑफ दीज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स
इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इनमें अगर आप देखें तो एक नीति निर्देशक तत्व है और बाकी मूल अधिकार है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? आप गौर करें तो ये देखो, समान कार्य समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 39 में आता है और बाकी तीनों मूल अधिकार में आता है। यही पूछ रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा जारी कर सकता है? डिक्री, अध्यादेश, रिट, उपयुक्त सभी। तो यहां पर डिक्री एंड ऑर्डिनेंस, रिट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या जाएगा? रिट। रिट न्यायपालिका जारी करती है। देखो अध्यादेश सरकार जारी करती है, अध्यादेश एक प्रकार का कानून है जो सरकार जारी करती है, और डिक्री जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, अदालत जारी करती है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों से हटकर है। एक क्वेश्चन देखो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया गया है? निजता का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। ये कह रहा है कि संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, यानी कि किसी अनुच्छेद में स्पेशली तो नहीं लिखा गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। व्यक्त मतलब बाद में उसको किसी न किसी रूप में शामिल किया है। तो आप अगर देखें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इस संविधान के अनुच्छेद 21 में हमने पढ़ा था कि निजता का अधिकार है हमें, लेकिन 21 में बहुत सारी चीजें हैं। मेनका गांधी केस पढ़ा था 1978 वाला, उसके बाद में सारी चीजें आई थी। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा रिट या आदेश किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए लाया जाता है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप इसमें देखें, ये कह रहा है कि कौन सा आदेश किसी प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए लाया जाता है? तो अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा वो रिट है जो किसी अधिकारी की योग्यता को जांचती है। यहां पर रुको देखो, इसमें जो है ना अधिकार पर्चा ये है, को वारंट है, सी होगा। ये देखो, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में सूचीबद्ध है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा से मौलिक अधिकार माना गया है? ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। स्थायी आवास का अधिकार, जो हमने 21 में बात की थी कि राइट टू शेल्टर, तो राइट टू शेल्टर की बात कर रहा है वो। नागरिक समानता का तात्पर्य क्या है? कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्य के मामलों में भाग लेने का समान अधिकार। तो नागरिक समानता में यह कह रहा है कि कौन सा शामिल होगा? तो इसका आंसर होगा कानून के समक्ष समानता, ये नागरिक समानता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और मूल अधिकार यहां पर होते हैं समाप्त, और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।